अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। आज अहम खबर सामने आई। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर कानून और PTI के रहनुमा बाबर आवान को नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल केस में बरी कर दिया, जबकि साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। नैब के मुताबिक पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीरा की मिली भगत से नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट मनसूबे में 2 साल की ताखीर होने से कौमी खजाने को 27 अरब का नुकसान पहुंचा था। वाज़ेह रहे, नैब रेफरेंस में आए इल्जामात पर बाबर आवान वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि बाबर आवान का बरी होना नैब हुकूमत गठजोड़ की मिसाल है। याद रहे, चेयरमैन नैब के सहाफ़ी जावेद चौधरी को दिए गए मुबैना इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू की काफ़ी बाज़गश्त हुई थी, उस बारे में बहुत बात हुई थी, उसमें खुद मुबैना तौर पर चेयरमैन नैब ने यह एतराफ़ किया था कि मौजूदा हुकूमत भी उनसे खुश नहीं है। ये भी चाहते हैं कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर आवान का रेफरेंस बंद हो जाए, अलीम खान और फिरदौस आशिक आवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जबा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। चेयरमैन नैब के मुबैना बयान के तनाजुर में हमारा सवाल पहला रिपोर्ट कार्ड का कुछ इस तरह से है। आवान नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल केस में बरी, हुकूमत चाहती है कि बाबर आवान के खिलाफ तफ्तीश रुक जाए। चेयरमैन नैब का मुबैना इंटरव्यू, बरी होना नैब हुकूमत गठजोड़ की मिसाल है। राना सनाउल्लाह, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या राना सनाउल्लाह का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, मौजूदा चेयरमैन के होते हुए किसी सियासी दबाव का तो मेरे नज़दीक सवाल ही पैदा नहीं होता, और ज़ोर मेरा सियासी दबाव पे है। तो और बाबर अवान साहब वाले केस में तो पहले ही मेरा ख्याल है ये मतवक्को सा फैसला है, इसकी तफसीलात में क्या जाना। सही, नई एक ऑप्शन आप इस पे ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, जो साबिक वजीर आजम की राजा परवेज अशरफ की दरख्वास्त इसी केस में मुस्तरद होना, बाबर आवान साहब को बरी कर दिया जाना, जो जिस तरीके से ऑपोजिशन इसको देख रही है, जो बयान दे रही है, आपको उसमें दम लगता है उनके तहफ़्फ़ुज़ात में? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, एक हमारा जो बड़ा मसला है अभी वो ये है कि हमें कोई लोग पसंद हैं, कोई नहीं पसंद, उसके बेसिस के ऊपर हम ये डिटरमिन करते हैं कि उनके साथ अदालत ने जो किया वो ठीक है या गलत है। सो आप ये नहीं देखते कि किसी के ऊपर चार्ज क्या है, आप ये नहीं देखते कि उसके अगेंस्ट एविडेंस क्या है, आप ये नहीं देखते कि वो एविडेंस इस्टेब्लिश किसी क्राइम को करता या नहीं करता। जिसे बाबर अवान साहब पसंद हैं वो कहेगा जी बिल्कुल ठीक फैसला है, जिसे वो नहीं पसंद वो कहेगा ये तो देखें इंसाफ की धज्जियां उड़ गई हैं यहाँ पे। और यही काम जो ऑपोजिशन के साथ हो रहा है वो हम बैठ के उसी तरह से उनका भी मीडिया ट्रायल करते हैं। इल्जाम क्या है बाबर अवान साहब के ऊपर जो कम अज कम सामने आया है, मैंने उनकी कोर्ट फाइल तो नहीं देखी, लेकिन इल्जाम ये था कि एक लीगल ओपिनियन मांगी गई थी लॉ मिनिस्ट्री से, और जब तक बाबर अवान साहब वहां पे थे उस वक्त तक वो लीगल ओपिनियन नहीं दी गई। अब ये मुझे बताइए कि ये नैब का केस कैसे बनेगा? ये क्या मेगा करप्शन का केस है कि एक लॉ मिनिस्टर जो एक मिनिस्ट्री का इंचार्ज है, और बेतहाशा ओपिनियंस आई होंगी ऐसी जो नहीं दी गई होंगी, और अगर इस बेसिस के ऊपर आप नैब के मुकदमे और रेफरेंसेस बनाने शुरू करें तो हमारी तो आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी अंदर हो जाएगी कि कौन सी टाइमलाइंस हैं जो यहाँ पे इस तरह से फॉलो होती हैं। और नैब की क्या जूरिसडिक्शन में भी ये चीज आती है कि वो ये मेरिट के ऊपर देखें कि जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नीचे जिस प्रोसेस के थ्रू चीजें चलनी चाहिए वो अगर एक टाइमलाइन में नहीं हुई तो इसमें कोई क्रिमिनल इंटेंट होगी। या तो ये एविडेंस हो ना कि उन्होंने पैसे मांगे और उन्हें पैसे दिए गए, या उन्हें पैसे नहीं दिए गए, या उन्होंने पैसे ले लिए, फिर तो बात समझ आती है कि करप्शन का मैटर है। ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को देखना नैब का काम तो है नहीं। यही प्रॉब्लम है हमारे आधे से ज्यादा केसेस की कि आप रेफरेंसेस तो बना लेते हैं और उसमें एक बिल्कुल फिक्टिशियस नंबर्स भी उस पर लगा देते हैं कि जी इतने का नुकसान हो गया, क्योंकि ये काम अगर इस तरह से हो जाता तो फिर इतने का हमें नुकसान ना होता, जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। अदालत जब छोड़ देती है, और ये भी आपका सवाल में एक मफरूजा ये है कि गठजोड़, अगर गठजोड़ से होना होता फिर तो नैब को रेफरेंस विड्रॉ करना चाहिए था ना, फिर ये तो ना होता कि अदालत के अंदर मसला जाता और अदालत छोड़ देती। एक एप्लीकेशन मूव हुई, नैब ने आई एम श्योर कंटेस्ट की होगी वो एप्लीकेशन, उन्होंने कहा होगा कि नहीं हमारा रेफरेंस ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने छोड़ दिया, तो इसमें नैब ने तो विड्रॉ नहीं किया। सो मुझे नैब के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह से तबसरा हो रहा है इस सारे इशू के ऊपर वो मुझे बड़ा मुज़ायका खेज लग रहा है।
नए का ऑप्शन आप ले रहे हैं केस के मेरिट के ऊपर बात करते हुए, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये भी देखना होगा कि दायरा इख्तियार में भी नैब के ये मामला आता है या नहीं। महमल, आपकी तरफ आएंगे। सब पसंद नापसंद के अलावा इससे हट के अगर इसके ऊपर तबसरा किया जाए तो आपके ख्याल में तासुर जो अपोजिशन समझती है कि इस तरह से आ रहा है एहतसाब के हवाले से, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, अच्छा केस के मेरिट के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगी। जिस तरह बाबर ने तो वो एक्सप्लेन कर दिया कि वो डिले था एक लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, वो इशू था, उसके ऊपर के आया कि केस बनता है कि नहीं, ये तो लीगल ओपिनियन उन्होंने अपना दे दिया। मैं इसमें हाँ का ऑप्शन इसलिए लूँगी क्योंकि जो जावेद चौधरी साहब के कॉलम का जिक्र आपने इंट्रो के अंदर भी किया, उसके अंदर भी इस चीज़ का जिक्र था। फिर उसके बाद हमने सामने चीफ कर्नल सामने एक प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे जो कि बाद में हट गए। कहा यह जाता है प्राइवेटली, ये तो पीटीआई के लोग भी कहते हैं, खान साहब ने बहुत कोशिश की है कि बाबर अवान साहब के ऊपर से रेफरेंसेस वगैरह चले जाए ताकि वो वापस उनकी काबीना में आ जाए। अब हम इस चीज़ की ज़ाहिर बात है, ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि आया के सच हैं या नहीं है। लेकिन देखिए, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि नैब की तरफ से बेशक वो मूव नहीं हुई, लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर ने किस किस्म की प्ली ली, उधर क्या केस उसने प्रॉपर तरह से प्रेजेंट किया नहीं किया, वीक तरीके से किया। एक तरीका ये हो सकता है जिसकी वजह से खारिज हो जाए, बरी हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है एहतसाब अदालत का जो जज होते हैं, वो ये सेशन कोर्ट के जज, उनके ऊपर भी प्रेशर तो कहीं ना कहीं से अगर आ जाए गवर्नमेंट से या इधर उधर से। अनफॉर्चुनेटली हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि ये इधर के जो जजेस होते हैं ना, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वाले तो डिफरेंट मामला कैदा हो जाता है, बट इधर के इधर वो अंडर द इन्फ्लुएंस आ भी जाते हैं। तो इसलिए जो राना सनाउल्लाह और अपोजिशन तो यही कहेगी कि देखें ये हुकूमत के ही प्रेशर की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने ये देखा है कि नैब के ऊपर नैब चीफ ने खुद कहा है ये बात कि मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि गवर्नमेंट के सारे रेफरेंसेस को मैं हटा दूँ और जो अपोजिशन है मैं उनके खिलाफ करता रहूँ। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बात आई होगी तो उन्होंने किया। अब वो इस पे बात नहीं कर रहे क्योंकि जाहिर बात है उनके ऊपर भी एक इतना बड़ा स्कैंडल बना दिया गया और इतना उनको प्रेशर। हालात और वाकयात को देखते हुए आप हाँ का ही ऑप्शन ले रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, सुनी सुनाई बातों से थोड़ा बढ़ के, क्योंकि चेयरमैन नैब का जो इंटरव्यू था उसके ऊपर बाकायदा तौर पर उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा था कि कुछ सियाको सबाक से हटके सहाफ़ी ने लिखा है, उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली जवाब मेरा भी नहीं में है, लेकिन पहली बात यह है कि मैंने भी सुना था कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि बाबर अवान बरी हो जाएं, इन्हें वज़ीर इत्तलात बनाना है। ये भी सुना था कि उन्होंने एक मरतबा दरख्वास्त दी थी कि मुझे इस केस चलने से पहले ही निकाल दिया जाए, मगर बाद में मदर्स डे पे खुद ही अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, ये कहकर कि मेरी माँ ने कहा है कि केस का फेस करें। और ये भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये केस आगे जाए, सुप्रीम हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये बड़ा 27 अरब या इससे ज़्यादा, देखें मैं अक्सर कहता हूं, वो सुनते ही कोई नहीं है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट 37 अरब का था, 102 अरब पे पहुंच गया और सिर्फ 2 अफसरों को ग्रेड सज़ा मिली, 19 से 18 पे आ गए। तो पता चलना चाहिए कि ये कौन लोग हैं कि जो इतना ज़्यादा लंबा कर देते हैं। फिर बाबर अवान पर जो केस है वो ये था, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट डिले करने का था, करप्शन का नहीं था। राजा परवेज़ अशरफ थे पानी और बिजली के वजीर, बाबर अवान थे कानून के वजीर। राजा परवेज़ अशरफ ने फ़ाइल भिजवाई कि इसमें बेज़ाब्तगियाँ, इसको रेगुलराइज करें। उन्होंने फ़ाइल पढ़ी और कहा कि बेज़ाब्तगियाँ बहुत हैं, मैं इसको रेगुलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि इन दिनों इफ्तिखार चौधरी साहब की चीफ जस्टिस थे, आज खुद नोटिस की भरमार थी और बाबर अवान साहब रोज़ सुप्रीम कोर्ट भुगतते थे। अगर साइन कर देते तो आज बाबर अवान साहब ज़्यादा मजबूत केस होता इनके खिलाफ। खैर, और दूसरी बात है कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बाबर अवान ने साइन नहीं किया, फाइल वहां पड़ी रही। राजा परवेज़ अशरफ 1.5-2 साल, पौने 2 साल खामोश क्यों रहे? क्यों कोई दूसरा चैनल इस्तेमाल नहीं किया? क्यों गिलानी साहब को नहीं बताया? क्यों जरदारी साहब से शिकायत नहीं लगाई? क्यों मामला खुफिया रखा? खैर, पीपी हुकूमत की नून लीग आ गई। ये मनसूबा था, शुरू हुआ 12 अरब का, जब राजा परवेज़ पर फाइल पहुंची 27 अरब का। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर पकड़ा, चीन चले गए, वहां 57 अरब का साइन कर लिया। मैपको पेपको चीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि ये बहुत ज्यादा पे साइन कर रहे हैं, 37 अरब में भी हो सकता था। आगे सुनिए कि ये मंसूबा पहुंचा रिवाइज 84 अरब पे, और आगे सुनिए अब ये मंसूबा 1 खरब से ज्यादा पे पहुंच चुका है। तो ये तहकीक होनी चाहिए, इस वक्त इस केस के खिलाफ जाना चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और तहकीक होनी चाहिए कि ये इतना 12 अरब का 1 खरब से ज्यादा मंसूबा क्यों हो गया। लेकिन ऑप्शन आप भट्टी साहब नहीं में ले रहे हैं। मोहित यूसुफ साहब की तरफ जाएंगे। मोहित साहब, हम ऑपोजिशन के ऊपर जो हालिया केसेस हैं वो आगे बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, गिरफ्तारियों तक भी बात जाती है। अगर बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी में ही होते अभी तक तो यही मामला होता उनके लिए या मुख्तलिफ होता आपके ख्याल में?
देखिए मुझे नहीं पता यही होता मुख्तलिफ होता। ज़ाहिरी बात है हमारी तमाम तारीख ये रही है कि जो भी पावर में होता है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है, दबाव भी डालता है वगैरह वगैरह। तो सवाल आपका उस नहज से तो दुरुस्त है, लेकिन मैं नहीं की ऑप्शन लूँगा। और वो बाबर ने जो बात की है वो बिल्कुल वाज़ेह और सही बात है कि देखिए पॉइंट ये है कि आपको एक शख्स पसंद है, उसको टांग दिया गया तो आप रोना शुरू हो गए, उसको बरी कर दिया गया आप खुश हो गए। मैं बाबर अवान साहब को ना जानता हूँ, ना कभी मिला हूँ, ना मेरा कोई ताल्लुक है, लेकिन इस रेफरेंस को जरा गौर से पढ़ें। मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ बाबर की बात से कि भाई ये नैब का मामला है किस तरह। बल्कि मैं तो कहता हूं इस बात पे तो उनको कुछ शाबाश देनी चाहिए कि आपको कोई गलत काम अगर करवा भी रहा था तो आपने यही फैसला किया कि मैं इसको साइन ही नहीं करता, इसको यहीं पे दबा के रखो, मैं तो आगे इससे नहीं जाऊंगा। हमारे सिस्टम में ये भी बड़ी बात है, वरना तो यहाँ तो नौकरियां चली जाती हैं इन चक्रों में। दूसरी बात जहां तक ये है कि जी उन्होंने इंटरव्यू में बात की, मुझे एक वाकया याद आ गया आपके इस सवाल से जब मैं देख रहा था। क्रिकेट के हवाले से ये जब बड़ा शोर पड़ा हुआ था मैच फिक्सिंग वगैरह का, तो शेन वॉन जो ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर थे वो कोई कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कह दिया जी अगले मैच में आखिरी बॉल तक मैच जाएगा, आखिरी बॉल पे हार जाएगी टीम, वो जो भी टीम थी मुझे याद नहीं। वो बिल्कुल वैसा ही हुआ, वो शोर पड़ गया, लो जी इसको तो पहले पता थे को पैसे लगे हुए। अब बात यह है कि अगर उन्होंने इंटरव्यू में कहा दबाव है, हो सकता है उनको किसी ने कहा हो, लेकिन ये तो नहीं उसका मतलब कि जिस जज ने फैसला किया है उसको भी वही दबाव पहुंचा, उसी बेसिस पे उसने गलत फैसला किया। तो हमें थोड़ा सा जुडिशियस होना चाहिए अपनी बहसों मुबाहिसे में, वरना इस मुल्क में सिर्फ लान तान है। मैं तो शुक्र है उस मर्ज से दूर हूं, लेकिन ये बाकी आपके कुछ मेहमान और अलहदा बेचारे इसको भुगतते हैं। आप ट्विटर फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे चले जाएं, लगता है कोई वहां पे वो बकर मंडी खुली हुई है, हर बंदा एक दूसरे की पतलून उतार रहा है, कोई एनालिसिस नहीं, कोई इंटेलेक्ट नहीं। थोड़ा सा तअम्मुल से अगर हो गया फैसला, आप ले रहे हैं ठीक, जो हाँ पॉइंट नहीं आप कर उठा ले रहे रहा हैं हूँ, लेकिन वहाँ हमें से लेके बहस जाएंगे मुबाहिसा जो है वो किसी बेसिस पे करना चाहिए। इसी लान तान में लगे हुए हैं, मुल्क कहाँ जा रहा है और हम लड़ाई से नहीं हटते। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में ये जो मुबैना इंटरव्यू था जिसके ऊपर हमने भी बहुत बात की और मुख्तलिफ हलकों में हुई, उसके तनाजुर में हमें इस मामले को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखिए मैं तो बाबर अवान साहब को सितारा इम्तियाज़ दूंगा। क्या ज़बरदस्त आदमी हैं, जरदारी साहब की आंखों का तारा रहे और इमरान खान का सहारा रहे। और जरदारी साहब के ज़माने में, पीपल्स पार्टी के ज़माने में सुइज़ अकाउंट्स को का दिफ़ा करते रहे। इस वक्त इमरान खान के सबसे ज़्यादा जो है वो लीगल एडवाइज़र्स में या तो फ़र्रुख नसीम हैं या बाबर अवान साहब समझे जाते हैं, लेकिन ये केस नहीं बनता था। और देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ करप्शन किन किन चीज़ों में होती है। या तो आप करप्शन के पैसे लेते हैं और या कमीशन के पैसे लेते हैं। आपके जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस होती है, FIO होती है, ये एक शख्स को हटाने के पैसे लेते हैं और एक शख्स को शामिल करने के पैसे लेते हैं। लेकिन ये जो केस है कि जी आपने डिले किया, तो नैब का केस क्या बना, नैब और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नैब क्या इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करती है या नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल कि नैब इसके ख़िलाफ़ अपील दायर करेगी, हाई कोर्ट में जाएगी। और ये बड़ी अहम बात थी कि आपने बाबर अवान को कि जी उन्होंने डिले किया, और डिले की कोई जो वजूहात हैं या उसमें पैसे लिए हैं वो कहीं नहीं आई, रिकॉर्ड पे कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरी, तो केस तो नहीं बनता था। इसलिए लेकिन और दूसरा ये कि ये कोर्ट का फैसला है, ये सही तो है गलत है, इसमें जो भी चीज़ें हैं ये कोर्ट का फैसला हुआ है। नहीं, 27 अरब के लॉस में बाबर अवान, आप ये बताएंगे ना कि बाबर अवान साहब की वजह से लॉस हुआ है, उसके कुछ हार्ड फैक्ट्स तो आपके सामने होने चाहिए ना जो आप अदालत में पेश करेंगे। तो ये तो इस तरह तो बेल आउट करने वाली बातें होती हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं, और ये बात देखिए कि नैब के चेयरमैन का इंटरव्यू और वीडियो, इन दोनों के बाद जो नैब की रफ्तार है वो 100 मील फी घंटे की रफ्तार से इस वक्त नैब चल रही है। और किसी को पकड़ना हो, किसी को जो है रेफरेंस डायल करने हो, उस लिहाज से बड़ी तेज़ रफ्तारी से नैब जा रही है। तो वो तो एक तरफ रखें, लेकिन ये केस बाबर अवान का जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया, और जिस तरह बाबर सत्तार साहब भी कह रहे थे, वो आपके हार्ड फैक्ट्स नहीं है ना। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने डिले किया, तो डिले के अगर उन्होंने पैसे लिए हैं, अगर उन्होंने उस डिले करने के पैसे लिए तो ये नैब को प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या नैब जो है प्रूव करने की जरूरत है, केस के मेरिट पे तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शन हां में ना जाएगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि नैब जाती या नहीं जाती। बिल्कुल सही, ऑप्शन हां में आपका
नहीं मल साहब आपने खैर ठीक है ओके बहरहाल नहीं का ऑप्शन 5 नहीं और नहीं एक का हाँ ऑप्शन का ले रहा हूं ऑप्शन मैं। इस ठीक है मल साहब नहीं लिख देते हैं, लेकिन तज्जिया थोड़ा आप और भट्टी साहब का एक ही मामला हो गया, आज बात कुछ और ऑप्शन कुछ। हम इस पे 5 नहीं और एक हाँ साथ एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद एक और अहम मामला है कल कौमी असेंबली के अंदर जो बहस व मुबाहिसा होता रहा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कल कौमी असेंबली के इजलास में लव्स सिलेक्टेड का तस्करा रहा, उसी मामले से मुतालिक बात होती रही। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। आगाज में उन्होंने कर्जों की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि हमें आमिरों के इकदाम और रबर स्टैंप पार्लिमानों के फैसलों की तहकीकात करनी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि वजीर आजम की अना के बायस कौमी असेंबली में लफ्ज सिलेक्टेड पर पाबंदी लगा दी गई है। सिलेक्टेड गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि मेरी तकरीर के दौरान लफ्ज सिलेक्टेड पर वजीर आजम इमरान खान ने 1 साल पहले डेस्क बजाया था और अब उसी लफ्ज पर पाबंदी लगा दी गई है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नया पाकिस्तान सेंसर्ड पाकिस्तान है जो हमें नामंजूर है। यहाँ आवाम आज़ाद हैं और न ही सियासत। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के हर दूसरे लफ्ज को हज़फ करना भी सेंसरशिप है। वज़ीर आज़म अपोजिशन की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हुकूमत अपोजिशन करेगी तो हुक्मरानी कौन करेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने भी गुफ्तगू की। अगर सिलेक्टेड के लफ्ज पर पाबंदी है तो चोर और डाकू कहने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। इसी सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ने सिलेक्टेड के लफ्ज पर पाबंदी आयद की, जबकि नफीसा शाह कहती हैं कि अगर सिलेक्टेड के लफ्ज़ पर पाबंदी है तो चोर डाकू कहने पर भी पाबंदी होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्पीकर को इस किस्म के अल्फाज हज़फ करवाने चाहिए, हाँ या नहीं। सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, ये लफ्ज़ हज़फ होना चाहिए था, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए थी या फिर ओवर रिएक्ट किया गया आपके ख्याल में? बिल्कुल भी कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये डिप्टी स्पीकर साहब ने शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी की है। इमरान खान साहब 22 साल से अपोजिशन को क्या कुछ नहीं कहते रहे, क्या क्या नाम नहीं दिए उन्होंने, क्या क्या अलकाबात नहीं नवाजा। और अगर पाबंदी लगाना चाहते हैं हजूर, पहले तो लगानी नहीं चाहिए। और तो फिर वो बात ये भी ठीक है कि अपोजिशन से भी डाकू चोर लुटेरा समेत कुछ अल्फाज ले लें, उनका भी ले लें, वो भी मुंतखब होके आए हैं, उनका भी ले लें, वो उन पर भी पाबंदी लगा दें। दूसरी बात है कि वाकई सिलेक्टेड पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ना ये गैर पार्लिमानी तारीख है। हमारी तो पूरी तारीख सिलेक्शनों से भरी पड़ी है। ज़रा आप देखिए कह कौन रहा है, बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान को सिलेक्टेड कहा है। सुभान अल्लाह। जब उनसे उनके नाना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने जब सिलेक्ट किया, तो अयूब खान साहब ने जब सिलेक्ट किया तो मेरिट पर किया। मतलब डिक्टेटर का एक मेरिट होता है जिस पर इमरान खान इस इंतखाबात में पूरे नहीं उतरे, भुट्टो साहब पूरे उतर गए थे। सुभान अल्लाह भाई बिलावल साहब, सुभान अल्लाह। आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं, बाकी कोई मेरिट पे नहीं। हालांकि उस वक्त मार्शल लॉ था, अब ये जमहूरियत है। हालांकि वो उनको उठा के बगैर किसी MNA MPA को उठा के बनाया था, इसका नहीं। दूसरी बात बिलावल साहब, जरदारी साहब बताएं। जरदारी साहब, बाकी छोड़ें ऊपर की बात, जरदारी साहब इलेक्ट हुए थे पार्टी की शरीक चेयरमैनी के लिए। बिलावल साहब ने इलेक्शन लड़ा था पार्टी की शरीक चेयरमैनी के लिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा, ये सारे इलेक्ट हुए हैं, बड़े कांटेदार मुकाबलों के बाद बने हैं। अभी लंदन से शहबाज शरीफ ने अभी लंदन से शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी की और ओहदे बांट दिए सारों में। उस वक्त देखिए, अच्छा नवाज शरीफ साहब का क्या मेरिट था? जनरल जिलानी, ज़ियाउल हक। और फिर जब जुनेजो, ज़िया साहब ने एक मजे की बात सुने, ज़िया साहब ने जुनेजो को फारग किया और नवाज शरीफ साहब खड़े थे जुनेजो के साथ, ज़ियाउल हक साहब के साथ, और बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी खैर मकदम किया। 70 के बाद कोई इलेक्शन बताएं इस मुल्क में जिस पे सारे मुत्तफिक हुए हों, सब, और सारों ने कहा कि ये वाकई इलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं भट्टी साहब, हर इलेक्शन के बाद रोने धोने, लिहाजा मैं इस बात पे तो हक में हूं कि बिलावल साहब को ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर इस बात के हक में नहीं हूं कि ये इमरान खान ही सिलेक्टेड है या सारे ही पूरा ऐवान सिलेक्टेड है। अल्लाह फजल करे। बिलावल खुद वही फिर अब समझ नहीं आता इस तरह की सूरत हाल में कि ऑप्शन लिखें क्या आपका। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में क्या ये इकदाम दुरुस्त है डिप्टी स्पीकर साहब का? सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस सिलेक्शन की बात हो रही है कि उस पर मुत्तफिक हुए,
अल्लाह माफ़ करे, इसका मतलब है कौम कभी किसी बात पे इत्तफाक नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि जिसमें मुत्तफिक हुए उसके नतीजे में मुल्क टूट गया था और आज तक पता नहीं लगा। अच्छा, बात नफीसा शाह की बहुत लॉजिकल है, उसमें बहुत बड़ा वज़न है उसमें, चूँकि सिलेक्टेड तो चोर, डाकू और इस तरह के अल्फाज के मुकाबले पे बहुत ही बेज़रर और मासूम सा नर्म सा लफ्ज़ है। लेकिन ये स्पीकर हो, ये डिप्टी स्पीकर हो, इन लोगों को सोचना चाहिए, कोई भी लफ्ज़ जब आप हज़फ करते हैं तो ये सोच लें लोगों को वो हिफ्ज़ हो गया होता है। क्या फ़ायदा, किससे झूठ बोल रहे हो और किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब ये सियासतदान अपनी औकात से बाहर निकलते हैं और इनकी लंबी ज़बानें जब ज़हर उगलती हैं तो हज़फ करते रहो। इरशाद भट्टी साहब के ख़जाने में इजाफा होता रहेगा, ये तो कभी नहीं भूलेंगे। मेरी तो बुढ़ापे की वजह से याददाश्त अब साथ नहीं देती, तो इन्हें तो अजबर हो जाएगा। क्या फ़ायदा है हज़फ करने का, है क्या ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल नफीसा शाह की बात बहुत बिल्कुल दुरुस्त है। सही। तो मज़हर अब्बास साहब, आपके ख्याल में भी हज़फ करके लफ्ज़ को या पाबंदी लगा के इस लफ्ज़ को ज़्यादा पॉपुलर नहीं बना दिया? वैसे तो कल एक नया लफ्ज़ भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से, उन्होंने हैंड पिक्ड वज़ीर आज़म या हुकूमत कह दिया, तो फिर नए नामों के साथ तो आएगी अपोजिशन, तो इससे कोई फ़ायदा होगा पाबंदियाँ लगाने से? जी माय साहब। देखिए, 71 साल में पाकिस्तान में निज़ाम ही सिलेक्टेड रहा है। चाहे आप बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम ले लें, मार्शल लॉ तो बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है, सदारती निज़ाम ले लें, आप गैर जमाती निज़ाम ले लें, या पार्टियों को तोड़ के कोई निज़ाम बना लें, तो सिलेक्टेड तो हमारे यहाँ हमेशा ही रहे हैं। आप 1947 के बाद से चलते चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह सिलेक्शन हुई है, और उसी सिलेक्शन के नतीजे में मुल्क भी अलग हो गया, जिस तरह हसन निसार साहब कह रहे थे। देखिए, यहाँ एक्सपेंश नहीं किया गया, यहाँ हदफ नहीं किया गया है वर्ड, उस वर्ड पे पाबंदी लगाई गई है। दोनों में फ़र्क है। एक तो रैंडम स्पीकर एक पोजीशन लेता है कि किसी ने कोई जुमले कहे, उसने कहा नहीं मैं आपके ये अल्फाज हदफ करता हूँ। यहाँ डिप्टी स्पीकर, जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि मोर लॉयल देन द किंग, कि वो डिक्टेट कर रहे थे कि जी इस लफ्ज़ पर पाबंदी होगी। पाबंदी वो नहीं लगा सकते, वो हदफ कर सकते हैं अल्फाज, लेकिन पाबंदी नहीं लगा सकते। फिर ये कि सेलेक्टेड एक एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन कोई ऐसा इनडिसेंट एक्सप्रेशन नहीं होता। गैर पार्लिमानी निज़ाम, गैर पार्लिमानी अल्फाज का भी एक पूरा क्राइटेरियन होता है कि कौन से अल्फाज गैर पार्लिमानी हैं और कौन से पार्लिमानी हैं। सिलेक्टेड वर्ड गैर पार्लिमानी वो नहीं है। और जिस तरह रिएक्ट किया है उससे नज़र ये आता है जैसे आप बुरी तरह हर्ट हुए हैं उस चीज़ से, उस अल्फाज से। हालांकि उसका जवाब उन्होंने दे दिया, जवाब दे सकती है ट्रेजरी बेंच, और भी बहुत से जुमले अदा करती है उस पर। तो वो कोई ऐसा गैर पार्लिमानी नहीं था जिस पे डिप्टी स्पीकर, और सिर्फ उन्होंने बिलावल भुट्टो ने जो बात की उसको वो नहीं किया उन्होंने, वो तो फिर सारे पूरी असेंबली के ऊपर भी चीख पड़े थे। जो आप देखें वो क्लिप्स उठा के, तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उन्होंने ज़ाती तौर पे उसको ले लिया है। तो उस तरह तो चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड हैं, उसको उनको भी किस तरीके से किया गया है। तो हमारे यहाँ तो निज़ाम ही सिलेक्टेड रहा है, तो उसमें चाहे ये वज़ीर आज़म हो, पिछले वज़ीर आज़म हो, उससे पिछले वज़ीर आज़म हो, किस तरह सिलेक्ट किए जाते हैं, और फिर उस सिलेक्शन का किस तरह इलेक्शन होता है, ये हमें सबको पता है। ये कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर का ये इक़दाम दुरुस्त था। सही, बिल्कुल। नई का ऑप्शन आप ले रहे हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेमल की तरफ जाएंगे। मेमल, चेयरमैन सेनेट की बात तो मजहर साहब कर रहे थे, साबिक चेयरमैन सेनेट कल जियो से बात कर रहे थे, इस सिचुएशन के ऊपर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बरतानिया की भी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा वहाँ चर्चिल ने लायर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस पर पाबंदी लगी, तो वो दिलचस्प किस्म की अल्फाज इस्तेमाल करते थे फिर इस मामले पर। तो यहाँ पर ये नॉर्मल बात है या फिर ज़ाती तौर पर ले लिया स्पीकर साहब ने इस बात को? नहीं, एक तो मैं इस पर अफसा नहीं का ऑप्शन लूँगी, और एक चीज़ ये है कि ये एक्चुअली जो डिप्टी स्पीकर साहब ने किया है ये इलीगल है, ये वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये उमर अयूब साहब ने एक प्रिविलेज मोशन की वो दी थी एप्लीकेशन, और उसके बाद इन्होंने ये प्रिविलेज कमेटी में जाना था, यानी कि इसके ऊपर उन्होंने तो बैन लगाने की जो बात की थी, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। नुसरत जावेद साहब ने आज इस पर कॉलम भी लिखा है।
उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि रूल्स और प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो प्रिविलेज मोशन के ऊपर ये रूलिंग नहीं दे सकते स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, वो बैन कर सकते ही नहीं वैसे ही अंडर द लॉ। तो ये जो डेप्यूटी स्पीकर साहब ने किया, ये सबने जो बात की है, वाकई वो मोर लॉयल देन द किंग है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये आपको याद होगा कि गालिबन कल मुराद सईद साहब ने कॉन्डोलीज़ा राइस की एक किताब से उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाई मोहतरमा शहीद बीबी के बारे में। रेहाम खान की जब किताब लाने की बात की पीपल्स पार्टी ने, तो उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। ये गवर्नमेंट वो चीज़ें कर रही है जो अलाउड ही नहीं है। मतलब बैन आप किस तरीके से, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, और बिलावल भुट्टो साहब ने सही बात की है कि ये सेंसर्ड पाकिस्तान है कि अब ये पार्लियामेंट के अंदर की स्पीचेस भी ये बैन करेंगे। देखिए, हज़फ होना एक अलहदा बात है, लेकिन डिबेट्स बड़ी हीटेड होती हैं, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट से बड़ी हीटेड डिबेट्स होती हैं। आप इस तरह से किसी चीज़ के ऊपर बैन, मैं तो खैर बैन के ऊपर यकीन ही नहीं रखती, बैन लगाना ही नहीं चाहिए। तो ये भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, और ये गवर्नमेंट बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो है कोई प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करती, जो दिलाते हैं मनमानी करती। बाबर साहब, आपके ख्याल में क्या बाकायदा तौर पे हज़फ नहीं, किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी यानी बैन किया जा सकता है किसी लफ्ज़ को, और दूसरा क्या ये सेंसरशिप के जुमरे में आता है जिस तरह बिलावल भुट्टो कह रहे हैं? देखिए, ये सेंसरशिप का दौर है, तो जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी वही कर रहे हैं जो बाकी सारे मुल्क में हो रहा है। बैन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैन के पीछे एक थॉट प्रोसेस ये है कि अगर आप एक चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे तो वो शायद चीज ही गायब हो जाए। तो बैन करने का क्या फायदा होगा? आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ये तज्जिया गलत है, आप ये कह सकते हैं कि सामने नहीं लाया गया, लेकिन ये कहना कि आप ये कहना बंद कर दें कि मुझे सामने लाया गया, बड़ी मजायका खेज बात है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी यही एक तरह की assumption है कि कोई आप दलील दे के बात नहीं करें, आप बस जुबानबंदी कर दें, और जुबानबंदी होगी तो इसका मतलब है कि लोग वो सोचेंगे भी नहीं। तो इस तरह होता नहीं है, लोग सोच रहे हैं पर बात भी कर रहे हैं। और अगर उस ऐवान में जहाँ पे हमने पॉलिसीज भी बनानी है, जहाँ पे लॉज भी बनाने हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड होना है, वहाँ खाली इस वजह से कि आपको एक लफ्ज ऑफेंसिव लग रहा है, तो ऑफेंसिव स्पीच तो बंद नहीं की जा सकती। ये तो एक बुनियादी, वरना फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो मकसद ही खत्म हो जाएगा ना। तो ये हर तरह से गलत है। बिल्कुल नहीं एक ऑप्शन आप ले रहे हैं। मोहित साहब, आपके ख्याल में वैसे जिस तरह मेमल ने इशारा दिया, बाबर साहब बात करें, पार्लियामेंट का हुस्न ही ये है, वहाँ पे बहस हो, मुबाहिसा हो, इस तरह के अल्फाज का भी होता रहता है इजहार, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये बात दुरुस्त है या फिर माहौल को बेहतर करने के लिए ज़रूरी था? कि पहली बात तो मेमल ने जो कर दी वो दोहराऊंगा कि ये है ही इलीगल, हो ही नहीं सकता, जिस तरह किया गया हो नहीं सकता, उसको तो अलहदा छोड़ दें। आपका सवाल जो है वो बहरहाल थोड़ा सा ज़्यादा उससे मजमूई तौर पे देखना ज़रूरी है। देखिए, मुझे नहीं लगता पार्लियामान का ये हुस्न होता है कि वहाँ पे आके आप एक दूसरे को गाली गलौज करें, इस तरह की लान तान करें। कमाल है इस मुल्क पे कि आपके वहाँ पे 200-300-400 आला ओहदेदार, पार्लियामान के मेंबर, लोग जो हैं वोट दे के कहाँ कहाँ क्या क्या करके वहाँ पहुँचाते हैं। और बहस क्या है कि कौन सा लफ्ज़ निकलना है, कौन सा डलना है, किसने खड़े होके बात की, किसने बैठ के की। मैंने और आपने और आपके मेहमानों ने और आपकी ऑडियंस ने जो अपने टैक्स के पैसों से वहाँ पहुँचा के पार्लियामान चला रहे हैं, वो इस काम के लिए चला रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिलेक्ट बोले, इलेक्ट बोले, वो जो भी बात कर रही ऑपोजिशन कहे ना कहे, मुझे कोई कारकर्दगी दिखाएं, को नजर आए कि कोई मामला जो मुल्क को ठीक करना है उस तरफ चले। जहां तक बात है पाबंदी की, वो तो नहीं हो सकती। जहां तक बात है कि किसी स्कूल टीचर को आके 400 लोगों को बताना चाहिए कि असूल क्या हैं तमीज के दायरे में रहने के, जो माँ बाप पढ़ाते हैं अपने पहली जमात के बच्चे को, तो वो मैं उसके हक में हूं, तो मैं हाँ की ऑप्शन ले लेता हूं। हालांकि मैं पहले बता दिया कि जो उन्होंने किया है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन खुदारा इस पार्लियामान ने को काम भी करना है, या सारा वक्त यही बताते रहना है कि इसने ये लफ्ज बोला, उसने वो। एक से बढ़ के एक वहां पे जो है एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, सवाए सब्सटेंस के, सवाए काम के मुझे कोई चीज नजर नहीं। जब आप टीवी पे पार्लियामान देखते हैं, तमाम कुर्सियां खाली पड़ी होती हैं। मतलब इतनी छुट्टियां तो मेरा ख्याल है को बादशाह नहीं लेता जितनी छुट्टियां हमारा पार्लियामान लेता है। तो इन्होंने काम करना है। हम कहते हैं फौज आ गई, फौज नहीं किया। पॉइंट ये है कि जिनको भेजा है वो काम तो करें। चलें, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। वाहिद हाँ का ऑप्शन मोहित यूसुफ साहब की तरफ से सामने आया। हमारे पास 5 नहीं और 1 हाँ का ऑप्शन सामने आया। इजाजत दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज।